नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज जुड़ा हूं मैं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा या यूं कहें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों को यानी कि जो सामाजिक मुद्दे थे वो 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच जो चर्चित रहे, हमने अपनी इस आज की क्लास में उनको समाहित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार नज़र हम डालते हैं कि हमारी विषय सूची क्या है, किन मुद्दों को आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमें परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समग्र शिक्षा योजना 2.0 की, यानी कि भारत सरकार की जो कैबिनेट है, जो सरकार की मंत्रिपरिषद है, उसने हाल ही में समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। कहा है कि साहब अब हम 2025-26 तक कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा विश्लेषण के तौर पे या यूं कहें विभिन्न योजनाओं को एक साथ मिलाकर समग्र शिक्षा योजना संचालित करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर समग्र शिक्षा अभियान क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं को मिलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इनकी चुनौतियों से निपटते हुए कौन कौन से जो पहल हैं सरकार के द्वारा उठाई गई हैं, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की। ये जो गर्भाधान को समापन करने वाला जो कानून बनाया जा रहा है या 2021 में इस बिल को संशोधित किया गया 1971 वाले कानून को, तो ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को 20 हफ्ते के बाद में यानी कि 22 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है। तो हम यही देखेंगे कि इस प्रकार का जो अधिनियम है ना, तो वो कितने हफ्तों तक महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देता है, पिछले वाले अधिनियम में किस तरह की बातें की गई थी और क्या इसकी चुनौतियां हैं, क्या ये नियम अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया है, क्या आने वाले समय में इस पे और चीज़ें करनी चाहिए, ये सरकार ने कौन कौन से लूप होल्स इसमें छोड़ दिए हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। फूड, इसके बाद तीसरा विषय जो हमारा है वो है फूड फोर्टिफिकेशन के प्रतिकूल प्रभाव। हाल ही में जो कई संस्थान हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में FSSAI को बताया कि भाई साहब, जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की बात हम करते हैं या हम बहुत अच्छे पोषक पदार्थों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरा तत्व ये है कि फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से अधिक समय तक या उनका दीर्घकालिक प्रयोग से बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, आप विटामिन्स की बात करो, आप खनिज पदार्थों को अगर दूसरे तरीके से जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिला रहे हो, हम कह रहे हैं हम चावलों की बात करें हम या दूध की बात करें या अन्य डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, तो इन सभी में अगर आप पोषक तत्वों को अलग से उनमें जोड़ के और उस लोगों के लिए लेके आ रहे हो, तो ये दीर्घकालिक आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। तो क्या चुनौतियां हैं, क्या फूड फोर्टिफिकेशन होता है, इन सभी विषयों को, सभी बिंदुओं को आज के हमने लेक्चर में शामिल किया है। तो पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ और आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला विषय समग्र शिक्षा योजना 2.0। पहला जो हमारा विषय है वो है समग्र शिक्षा योजना 2.0। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि समग्र शिक्षा अभियान जो 2.0 है ये क्या है। हाल ही में हमने बात की कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है सरकार की, उसने क्या क्या कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें हम या सतत विकास लक्ष्यों की बात करें, तो इनकी प्राप्ति के लिए कुछ हमें एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करना होगा, कुछ ऐसी नीतियों को बनाना होगा और उनका क्रियान्वयन कराना होगा जिससे हम सभी बच्चों तक न्याय संगत या सुगम तरीके से शिक्षा पहुंचा सकें। और इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समग्र शिक्षा योजना 2.0 लेके आ गए। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए, याद रख लेना भाई, कब तक के लिए, 2025-26 तक के लिए इस कार्यक्रम को शुरू करने की बात की, मंजूरी दे दी है इसकी कि आप भाई चला लीजिए इस कार्यक्रम को, सरकार जो है वित्त का पोषण कर देगी। इससे क्या होगा, तो भाई हम बात करें कि सतत विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रावधान किए गए हैं, नीति के क्रियान्वयन की बात है, जो उसमें सम्मिलित की गई बिंदु हैं उनको प्राप्त करने में ये सार्थक सिद्ध होगी।
ठीक है। तो अब ये आखिर समग्र शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले अलग अलग तरीके से जो समग्र शिक्षा अभियान है वो चलाया जाता था, ठीक है। अलग अलग तरीके से जो है अपना समग्र शिक्षा अभियान योजना जो थी वो क्रियान्वित थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करें, ठीक है, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें, या शिक्षक शिक्षा जैसी योजनाओं की बात करें, तो इन तीनों योजनाओं को एक साथ लाकर और समग्र शिक्षा योजना 2.0 लॉन्च की। समझना कौन कौन सी चीजें मिला दी गई हैं, सर्व शिक्षा अभियान को मिला दिया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिला दिया गया है, और शिक्षक शिक्षा, इन तीन योजनाओं को समाहित करते हुए समग्र शिक्षा योजना 2.0 लेके आए। अब इससे क्या होगा कि पहले प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अलग योजना थी, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए अलग योजना थी, शिक्षकों के लिए अलग अलग योजना थी, उनके प्रशिक्षण की, उनकी कार्यकुशलता को निपुण बनाने के लिए, या किस प्रकार से वो बच्चों को शिक्षित करें, इन सभी बातों के लिए। अब एक ही योजना के माध्यम से इन सभी पहलुओं पे सरकार ध्यान देने वाली है। और इनमें क्या होगा कि जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनसे लेकर और 12वीं कक्षा तक के बच्चों के जितने भी पहलू हैं या जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को समग्र शिक्षा योजना के विषय में जोड़ दिया गया है। इसके अंतर्गत उन बिंदुओं पे चर्चा की गई है और उनको समाहित करते हुए इन पे क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब प्री स्कूल से लेकर अगर 12वीं तक के कक्षा के बच्चों की बात की जाएगी तो याद रखना आपको कि अब केवल एक ही एकीकृत योजना बना दी गई है जिसका नाम क्या है, समग्र शिक्षा योजना 2.0, ठीक है। अब ये योजना जो है पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित है, लेकिन जब इसके वित्त के पोषण की बात आती है, यानी कि है तो पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र के द्वारा बनाई गई, लेकिन जब इसके वित्त के पोषण की बात आती है तो 60:40 का विभाजन किया गया है, ठीक है। 60:40 का विभाजन किया गया है, ठीक है। यानी कि 60% वित्त का पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और 40% जो वित्त का पोषण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अनुपात भी देख लेना है कि 60-40 के अनुपात की इसमें बात की गई है। साथ ही 2018 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन मंजूरी अब जाके मिली है, ठीक है। तो ये 3 की पॉइंट हैं इसके कि एक तो ये प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए है, दूसरा इसमें 3 योजनाओं को समाहित किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान की बात करें या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें या शिक्षक शिक्षा अभियान की बात करें, तो इन तीनों योजनाओं को एक साथ लेके आए हैं और एकीकृत कार्यक्रम के रूप में समग्र शिक्षा अभियान योजना 2.0 लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये इसकी बात थी। अब आइए देखते हैं कि समग्र शिक्षा 2.0 जो है उसमें और क्या क्या चीजों को समाहित किया गया है या कौन से पहलू हैं जो इस योजना के साथ जुड़कर काम करने वाले हैं। तो सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। ये स्कीम बहुत अच्छी थी, ये सभी चीजों के लिए बहुत अच्छी है, प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण या ट्रांसफरन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जब कोई व्यक्ति जो हितग्राही है या जो लाभार्थी है, सरकार जब सीधा उसके खाते में पहुंच जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसे खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, तो सरकार ने सीधे उसके खाते में पैसे दे दिए, तो वो व्यक्ति जिसको जितने पैसे दिए जा रहे थे उतने पूरे के पूरे मिल गए। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले बहुत सारे जो कमियां थी उन चीजों को दूर किया गया कि भाई चलो किसी स्कूल में किसी लड़की को साइकिल लेने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं 2000 रुपए, तो बहुत सारे माध्यमों से वो पैसा हितग्राही तक जाता था, या स्कूल ने ही उन सभी चीजों को खरीद लिया तो किसी अपने लाभार्थी को या अपने हित साधकों को वो उसका टेंडर दे दिया कि एक साथ सबने वहां से कुछ पैसे, मतलब बहुत हेर फेर होता था इन योजनाओं में, सीधी सी बात ये है, स्पष्टता है इन मामलों में, ठीक है। अब ऐसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का फायदा यह होगा कि इसके माध्यम से सरकार जो बच्चों को पुस्तक देने वाली थी या जो बच्चों को ड्रेस दिलाने वाली थी, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, यही होता है ना कि पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, ड्रेस दिया जाता है और परिवहन के भत्ते प्रदान किए जाते हैं, ये किस माध्यम से होंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से ये होंगे, ठीक है। और ये स्कीम बहुत अच्छी है, सीधा लाभ किसको होता है, हितग्राही को होता है,
लाभार्थी को होता है। 1 रुपए की भी कोई हेराफेरी नहीं होती। हम लोग हमेशा सुनते रहते थे ना, वो एक राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से या दिल्ली से 1 रुपया चलता है और पहुंचते पहुंचते वो कुछ भी नहीं बचता, 16 आने बचता है, पैसों में बचता है। दिल्ली से तो 1 रुपया भेजा जाता है। तो ये स्थिति अब खत्म होने वाली है, क्योंकि सीधा सीधा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जितने भी बाल केंद्रित अधिकार होंगे या बाल केंद्रित योजनाएं होंगी, उनका सीधे से सीधे क्या किया जाएगा, डीबीटी कर दिया जाएगा। और इसमें आएगी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें अपना आईटी की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और सीधा उन्हीं माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, डीबीटी हितग्राही और लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है। इससे सीधे बच्चों को ड्रेस की बात करें हम, या जो किताबों की खरीदी की बात करते हैं, तो बच्चे को जब सीधा तुरंत आवश्यकता अनुसार पैसा मिल जाएगा तो वो तुरंत जाके ड्रेस खरीद लेगा, तुरंत जाके अपनी पुस्तकें ले आएगा, या वो स्कूल जाने के लिए सॉरी स्कूल जाने के लिए अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का सहारा ले रहा है, परिवहन का सहारा ले रहा है, तो उसका लगने वाला जो भत्ता है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो मिलता है, वो भी सीधा विद्यार्थी के खाते में आ जाएगा। इसके साथ अगर हम आगे बात करें तो यहां पर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात की गई। अब भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन की बात की सिफारिश की थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, यानी कि एनईपी की सिफारिशों से ही भाषा को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने की बात की गई थी। और वही बात समग्र शिक्षा योजना 2.0 में कही गई है। कहा गया है कि भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई रूपरेखा बनाई जाएगी। हम जब प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जब माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो लोग क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और वेतन प्रशिक्षण लागत के साथ द्विभाषी किताबें। देखो, किताबें भी तो आवश्यक हैं। अगर कोई कन्नड़ या मलयालम या तमिल तेलुगु राज्य है या उर्दू वाला राज्य है, तो वहां पर यदि विद्यार्थी कोई दूसरी भाषा सीखना चाहता है या हिंदी भाषी वाला कोई दूसरी भाषा सीखना चाहता है, तो किताबों को द्विभाषिक बनाना होगा। यानी कि किताबों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अंग्रेजी के साथ साथ कन्नड़ मलयालम या हिंदी के साथ तमिल तेलुगु, इस तरह की भाषाओं का समायोजन द्विभाषी किताबों में करना होगा। साथ ही शिक्षण सामग्री भी इसी प्रकार की बनानी होगी कि उसमें भाषा का क्या हो, प्रोत्साहन मिले। यानी कि क्षेत्रीय भाषा भी धीरे धीरे जो एक मानक भाषा है उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो एक बात यहां पर कर दी गई है। और ये कौन सी, किस पॉलिसी या किस नीति का सिफारिश था, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। ठीक है, इसके साथ ही पूर्व माध्यमिक शिक्षा की बात की गई। ठीक है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है भाई। पूर्व माध्यमिक शिक्षा स्थानों से तात्पर्य होता है कि जब बच्चा स्कूल जाने से पहले ही जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में खेलता कूदता है, उसकी जो खेल कूद की गतिविधियां होती हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास होता है और धीरे धीरे उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होना प्रारंभ करता है, उन केंद्रों के लिए भी वित्त के पोषण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक वर्गों को समर्थन देने के लिए वित्त प्रदान करना इसमें शामिल होगा। अब इस वित्त से क्या होगा, वित्त से होगा क्या, शिक्षण, अधिगम्य सामग्री या स्वदेशी खिलौने, खेल तथा खेल आधारित गतिविधियों के बढ़ावा दिया जाएगा, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केंद्र वित्त के अभाव में, यानी कि उनके पास पैसा नहीं होता है, करने की इच्छा शक्ति है लेकिन पैसा नहीं है, इस आधार पे वो क्या करते हैं, बहुत पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब वित्त का पोषण किया जाएगा तो पूर्व प्राथमिक स्कूलों के अंतर्गत भी जो बालकों की शिक्षा है या उनकी खेल गतिविधियों के लिए जुटाए जाने वाले जो संसाधन हैं, उनकी पूर्ति की जा सकेगी, जिससे उनके शारीरिक और उनके मानसिक बौद्धिक स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी कुशल प्रशिक्षण के समर्थन के लिए इस योजना को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये देखें कि आगे और कौन सी चीज है, तो निपुण भारत पहल। ठीक है, क्या है, निपुण भारत पहल। अब इसमें क्या किया गया है, देखो, इसमें विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, तो इन सभी के लिए जो पैसे की बात है या वित्त की बात है वो उसकी बात की गई है। साथ ही क्या है, शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से तात्पर्य है उत्कृष्ट शिक्षक सामग्री। 3 साल से 9 साल के बच्चे के लिए, यानी कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा वाले, उनको बेहतर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बात की गई है कि प्रति छात्र 500 रुपये
मैनुअली दिए जाएंगे उसको, और संसाधनों के लिए प्रति शिक्षक 150 रुपए की बात है। और जिले में जब आधारभूत संरचना के विकास की बात आती है तो 10 से 12 लाख रुपए, कितने, 10 से 12 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे जिला स्तर पर, प्रति जिले, ठीक है। 10 से 12 लाख रुपए जो है एक प्रति जिले को दिए जाएंगे कि वो निपुण भारत जो पहल है उसको आगे बढ़ाए, उसका क्रियान्वयन करे, जिससे जो प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे हैं 3 से 9 साल के उम्र वाले, इनको निपुण भारत योजना का पहल का लाभ मिल सके, ठीक है। साथ ही डिजिटल पहल, डिजिटल पहल यानी कि एकदम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं कि 2 साल से तो हमने परिस्थितियों को देखा कि ऑनलाइन शिक्षा की बात करें या यूं कहें कि जब हम सिनेमा घर में जाते हैं ना, तो हम कोई पिक्चर देख के आते हैं या कोई गाना देख के देखते हैं तो हमें सब कुछ याद हो जाता है। मतलब जो चित्रात्मक पिक्टोग्राफी जैसे हम कहते हैं, अगर उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे ना तो लंबे समय तक हमें चीजें याद रहती हैं। तो डिजिटल पहल के तहत यही होगा कि डिजिटल बोर्ड लगाए जाएं स्कूलों में, डिजिटल वर्चुअल क्लासरूम बना दिए जाएं, या अभी देखने को जो मिल रहा है कि डीटीएच चैनलों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वयं पोर्टल की बात करें या अन्य पोर्टलों की बात करें जिनके माध्यम से ई लर्निंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकार बच्चों को शिक्षण सामग्री पहुंचा रही है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे स्कूल, संस्थान, कॉलेज, जो विश्वविद्यालय थे सभी बंद थे। बात यहाँ प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनको इस तरह से चित्रित तरीके से एनिमेशन के आधार पर पर्यावरण को समझाना या जलवायु प्रभाव के जो परिवर्तन है उनसे अवगत कराना या जानवरों की पहचान कराना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, या बारिश कैसे होती है, इन सभी तरीकों को इतने अच्छे तरीके से डिजिटल माध्यम से बताया जा सकता है बच्चों को कि उनको लंबे समय तक वह चीज़ें याद रहेंगी और उसके आधार पर वो लोग सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पहले हैं जो सरकार के द्वारा चालू की गई हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और देखें हम कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए भी काम किया गया कि हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा वाले बच्चों को तो देख लेंगे, लेकिन जो बच्चे 10वीं 11वीं के बाद 10वीं 11वीं 12वीं में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं किसी आर्थिक परेशानी के कारण, यदि हो सकता है उनके परिवार की स्थिति ऐसी ना हो कि उसके आगे बढ़ा सकें, उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें, तो 16 से 19 साल के जो आयु के जो बच्चे हैं ना, उनके साथ क्या हो अगर वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो यहां पर स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए भी ये बात की गई है कि 16 से 19 साल के जो बच्चे होंगे उनको ओपन स्कूलिंग के माध्यम से काम किया जाए, यानी कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की कौशलता उनके अंदर लेके आई जाए, ठीक है। उनको कुछ ऐसी व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाए जिससे उनको आने वाले समय में अपनी आजीविका के साधन प्राप्त करने में समस्या खड़ी ना हो। यानी कि कई बार ऐसा रहता ना कि उन्होंने गणित पढ़ लिया भाई साहब, उन्होंने इतिहास पढ़ लिया, उन्होंने राजनीति पढ़ ली, उन्होंने जो भूगोल पढ़ ली, लेकिन जब 10वीं तक ये सब चीजें पढ़ के निकले और 11वीं के बाद स्कूल छोड़ के चले गए तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा। 12वीं के बाद स्कूल, मतलब 12वीं तो स्कूल छोड़ना ही है, 12वीं नहीं करने से पहले स्कूल छोड़ दिया तो कोई कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, फिर यहाँ दर दर की ठोकरें बटे। तो अगर कोई उनको उसी समय ऐसे कोई कौशल से परिचित करा दिया जाए, उनकी कोई ऐसी स्किल डेवलप कर दी जाए या उनको ऐसे कोई व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे वो अपने जीवन में जो रोजगार के अवसर हैं उनको बना सकें, तो ये वही बात कर रहा है कि भाई साहब 2000 प्रति ग्रेड का वित्त पोषण का समर्थन किया जाएगा। इसमें 2000 प्रति ग्रेड के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए जो है उनको वित्त का पोषण किया जाएगा जिससे वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। किस आधार पर कर सकें? ओपन स्कूलिंग के माध्यम से, ठीक है। जो ओपन स्कूल होते हैं हर राज्यों में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के ओपन स्कूल होते हैं जहां पे स्कूल जाना नहीं होता लेकिन परीक्षा दी जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। उनको कोई ऐसी उनकी कार्यकुशलता सिखा दी जाए उनको कि वो कभी भी कोई काम करें ना तो उनके रोजगार के अवसर उनको मिल जाएं, ठीक है। वो पूरी तरीके से ऐसे फालतू ना घूमते रहें, बेरोजगार ना रहें अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही स्कूल में पढ़ने वाली जो शिक्षा है उनके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। अन्य विशेषताओं की बात करें, ठीक है, अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो बाल अधिकार संरक्षण या सुरक्षा हेतु जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है, वो राज्य में प्राथमिक विद्यालय 50 रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा,
ठीक है, कितना 50 रुपए की दर से वित्तीय सहायता होगी राज्य में। किसे? बाल संरक्षण आयोग और सुरक्षा हेतु जो उनके संरक्षणों की संस्थान होती हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष 20% स्कूलों को 20% स्कूलों को कवर करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए स्कूलों को तैयार होना पड़ेगा और प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में ऐसे स्कूलों का सामाजिक जो लेखा परीक्षण है वो किया जाएगा। यानी कि सोशल ऑडिट की बात यहां कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि स्कूल के लिए जितना वित्त पोषण दिया गया था या जो पैसे जिस मद के लिए आए थे उतना खर्चा हुआ कि नहीं, स्कूल ने अच्छे कंप्यूटर लिए कि नहीं, स्कूल ने डिजिटल बोर्ड लगाया कि नहीं, स्कूल ने वर्चुअल क्लासरूम तैयार किए कि नहीं, या अन्य कोई मद के द्वारा जो पैसा दिया गया था वो सही काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए 20% स्कूलों को 5 वर्ष की अवधि में इस तरह के सामाजिक लेखा परीक्षण के तहत कवर किया जाएगा। ठीक है, हम समग्र 360 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इन कार्यक्रमों के बाद विद्यार्थी के जो मनोप्रेरणा है या उसका जो संज्ञानात्मक विकास है या उसकी हम क्यों कहें भावनात्मक स्तर में कितना वृद्धि हुई है, इन सभी को लेकर एक बहुत बड़ी जो सतत विकास की प्रगति की रिपोर्ट है वो तैयार करनी होगी। यानी कि उसमें संज्ञानात्मक पहलुओं को, भावात्मक पहलुओं को और मनोप्रेरणा के डोमेन वाले जो है प्रत्येक शिक्षार्थी की जो बात करें, प्रत्येक विद्यार्थी की जो है एक बहुआयामी रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें सभी पहलुओं को रखा जाएगा। तो वो बात भी यहां पर पेश की गई है, यानी कि समग्र पद्धति कार्ड। ठीक है, इसको इस तरह की एक रिपोर्ट बनानी होगी और उसको पेश किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि विद्यार्थी में जो शिक्षा की ललक थी या किसी भी बात को सोचने का जो तरीका था और बात को सुनकर उसका विश्लेषण किस आधार पे किया उसने, या उसके भाव क्या रहे किसी बात को तुरंत सुनने के बाद या कोई शिक्षण पद्धति के लागू करने के बाद, तो उसकी एक सतत विकास प्रगति रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस कार्ड को पेश किया जाएगा, जिसके आधार पर आने वाले समय में शिक्षण की जो सामग्रियां हैं, संसाधन है या जो तकनीकें हैं, उनमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, इस बात का ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि समग्र शिक्षा 2.0 जो योजना सरकार संचालित करने वाली है, जिसे हाल ही में मंजूरी दे दी गई है आर्थिक मंत्रालय की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, तो इस योजना में कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की थी, या उसके पहले और जो कोविड का पोस्ट कोविड के बाद की शिक्षा पहलों के बारे में की थी, तो वहां पर भी हमने शिक्षा से संबंधित अनेक बातों पर चर्चा की थी। तो आप पुराने वीडियो में भी जाएंगे तो मिलते जुलती हुई जो चीजें हैं उनमें से और सारा जो डेटा है या और जो उसके विचार विमर्श के बिंदु हैं, उन सभी को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हो, अपने लिए नोट्स बनाते समय उन्हें तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो गर्भ चिकित्सकीय समापन विधेयक अधिनियम 2021 आया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हाल ही में जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, किसने? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, ठीक है, एक ऐसी महिला को जिसका गर्भ 22 सप्ताह पूरा कर चुका था, 22 सप्ताह पूरा कर चुका था, उसको गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। जबकि हमने देखा कि 1971 का जो अधिनियम है वो उस प्रकार के गर्भपात को कराने की मंजूरी नहीं देता। ठीक है, और नया जो अधिनियम आया 2021 वाला विधेयक जो संशोधन करके आया है, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की अनुमति दी गई है। लेकिन किन आधारों पर दी गई है, किस प्रकार की श्रेणी की महिलाओं को दी गई है, आगे देखेंगे। ठीक है, और गर्भावधि या गर्भकाल का आशय तो आप लोग सब जानते हो कि गर्भ धारण करने के समय से ही जन्म तक भ्रूण के विकास के काल से है। ठीक है, जो कि हम देखते हैं कितने महीने का होता है, 9 माह का होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 को जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, दैहिक सुरक्षा की बात करते हैं या हम जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो मौलिक अधिकार है ना वो जन्म के बाद मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि अच्छे से देखा जाए ना तो मौलिक अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, जन्म के पूर्व ही प्राप्त हो जाते हैं। अच्छे से देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो हैं वो जन्म के पूर्व ही मिल जाते हैं। यानी कि जब भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो कुछ हफ्तों के बाद उसकी हत्या करना या गर्भपात करा देना गैर कानूनी हो जाता है। यानी कि भ्रूण को भी जिंदा रहने का या जीवित रहने का अधिकार है,
तो आप समझ रहे हो कि मौलिक अधिकार जो हैं जन्म के पहले से और जन्म के बाद तक भी चलते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो उसका ये अधिकार होता है, एक मानव अधिकार होने के नाते, मौलिक अधिकार होने के नाते, कि उसका दाह संस्कार भी विधि पूर्वक हो जाए। ऐसा नहीं कि उसकी लाश को कहीं भी फेंक दिया तो कुत्ते खा गए, सियार खा गए, ऐसा नहीं। उसको विधिवत तरीके से जो एक जिस भी धर्म का वो व्यक्ति है उसके आधार पर जो दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है, जो संस्कार किए जाते हैं, उन सब प्रक्रियाओं को पाने का वो अधिकारी होता है मरने के बाद भी। ठीक है, तो जन्म के पूर्व से लेकर जन्म के बाद तक मिलते हैं हमें मौलिक अधिकार या मानव अधिकार। ठीक है, तो ये बात की गई। अब भारत में हम गर्भ चिकित्सीय समापन की बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भपात की अनुमति गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई। ठीक है, जिसके बाद भ्रूण का जो गर्भपात कराना होता है वो वैधानिक नहीं माना जाता, अवैधानिक रूप माना जाता है उसका। ठीक है, गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, एक महिला को 22 सप्ताह के जो गर्भ था उसको गर्भपात करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो ये इसके लिए और क्या चीजें हो सकती हैं या कौन कौन से अधिनियम लाए गए थे? पुराना अधिनियम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेट प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी कि गर्भ के चिकित्सीय समापन की जो 1971 का अधिनियम था उसके बाद से कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। और हाल ही में जो विधेयक है 2020 में आया और 2021 में तो कानून ही बन गया। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन इसमें किए गए। ठीक है, पहले देखते हैं पहले और अभी के उसमें क्या अंतर। ठीक है, पहले 12 हफ्ते तक के गर्भपात को कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह से उसका गर्भपात करा दिया जाता था। यह 1971 का अधिनियम कहता है। ठीक है, हाल ही में जो अधिनियम आया, बिल आया, संशोधन बिल, उसमें प्रस्ताव रखा गया था और अधिनियम में यह बात कर दी गई कि हां, एक डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। 12 से 20 हफ्ते तक के गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह की बात करता था 1971 का अधिनियम। लेकिन हाल ही में एक डॉक्टर की सलाह से, और यहां पर भी एक डॉक्टर की सलाह से यह बात की गई कि भाई साहब ये जो एक डॉक्टर सलाह देगा ना वो किन को देगा, या कोई रेप केस की कोई महिला होगी, ठीक है, या भ्रूण बहुत ज्यादा विकृत हो गया होगा, बहुत असामान्य तरीके का होगा, तब जाके उसको एक डॉक्टर इस तरह की अनुमति दे सकता है। ठीक है, 20 से 24 हफ्ते तक की बात करें तो पहले के अधिनियम में इस बात को नकार दिया गया था कि नहीं, 20 हफ्ते के बाद अगर कोई गर्भपात कराएगा तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो 20-22 हफ्ते तक के गर्भ को ये पता कर लेता है कि भाई साहब ये जो भ्रूण है ना उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसका शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, कहीं वो अपंग तो नहीं होगा, कहीं वो मंद बुद्धि तो नहीं हो जाएगा। और इस बात को बता देते हैं वो पालकों को, अब माता पिता को बता देते हैं कि भाई साहब आपका जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में वो उसकी स्थिति ऐसी है। यदि उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है ना वो बहुत अपंग हो जाएगा, उसका मानसिक स्तर बहुत बुरा रहेगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, विकलांग रहेगा, तो बहुत सारे माता पिता ऐसे गर्भपात करा देते हैं। ठीक है, अब अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने मिमी नाम की एक पिक्चर आई है, ठीक है, पंकज त्रिपाठी वाली, तो उसमें यह बताया गया कि जो सरोगेसी वाला, जो किराए की कोख वाला मामला था उसको लेकर पिक्चर बनी और बहुत अच्छे मुद्दे पे बनाई गई थी। ठीक है, कि जब वो लोग अमेरिकन जो जोड़ा जो किराए की कोख लेता है जिसकी महिला की, जब उसकी जयपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है तो वो लोग बता देते हैं कि इसका जो बेटा जन्म लेने वाला है वो विकलांग होगा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इससे घबरा के वो किराए की कोख वाले मना कर देते हैं कि हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन जब वो महिला उस बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से पैदा हुआ बच्चा है, उसका शारीरिक या उसका मानसिक जो स्तर है बहुत अच्छा होता है। ये हालांकि ये रियल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, पिक्चर की बात कर रहे हैं कि उसमें ऐसा दिखाया गया। तो ये बात होती है कि कई बार तकनीकी भी धोखा दे जाती है, उसके आधार पे कई माँ बाप निर्णय ऐसे ले लेते हैं कि वो उसी समय में मतलब 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को भी गर्भपात कराने की, मतलब जो भ्रूण होता है उसे गिराने की अनुमति ले लेते हैं। ठीक है, इस आधार पे कि डॉक्टर ने तो रिकमेंड किया है, डॉक्टर ने सिफारिश पेश कर दी है कि इनका जो बच्चा है इस तरह का पैदा होगा। लेकिन पहले ये नहीं थी, अब वही स्थिति दे दी गई है कि भाई कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए 2 डॉक्टर की सलाह से ऐसा किया जा सकता है।
2 डॉक्टर चाहिए जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हों, ठीक है। उनकी अगर अनुमति आती है, और वो भी अनुमति किस आधार पे देंगे, जिन चीजों की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये था। अब 24 हफ्ते से अधिक है तो पहले तो अनुमति थी नहीं, ठीक है, लेकिन इस 21 वाले जो अधिनियम या कानून नया आया है उसमें भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सहायता से, मेडिकल बोर्ड की सलाह से जो है अनुमति दे दी जाएगी। एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा राज्य, ठीक है। उस मेडिकल बोर्ड में जो बहुत बड़े, मतलब हम यूं कहें कि सोनोग्राफी वाले, ठीक है, सिटी स्कैन करने वाले, मतलब बहुत बड़े बड़े जो पैथोलॉजी लैब वाले जो होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, या जो डॉक्टर हैं स्त्री रोग प्रसूति विशेषज्ञ, उनको रखा जाएगा इसमें। और एक सरकार का अधिकारी भी होगा सरकार की तरफ से इसमें, ठीक है। और इन सभी को मिला के एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। अगर वो अनुमति दे देता है तो 24 हफ्ते से अधिक के भ्रूण को भी गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये बात है पुराने और नए अधिनियम की बात, कि इतना अंतर आ गया है, ठीक है। अब ये अगर इस तरह की अनुमति की बात आ गई है कि भाई 24 हफ्ते के बाद तक के गर्भ को गिराया जा सकता है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने खड़े होते हैं, ठीक है, जो गर्भपात से संबंधित रखते हैं। क्या कोई गर्भ मां की इच्छा के अनुसार उसका गर्भपात कराया जाना चाहिए, या कोई मां अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, ये उसका मौलिक अधिकार है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर यही स्थिति आती है कि सबसे पहले जो गर्भावस्था को समाप्त करना है, ठीक है, किसकी इच्छा, गर्भवती महिला की पसंद पे आश्रित होता है कि वो चाह रही है कि नहीं चाह रही, कितने हफ्ते का बच्चा जो है उसको गिराने की बात कर रही है वो, ठीक है, उसकी पसंद और उसके प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है, ठीक है। जबकि दूसरी बात अगर हम ये करें कि जो राज्य के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार हैं, या जो राज्य के कर्तव्य हैं, कि वह जीवन की रक्षा करे, इसलिए वो इस प्रकार के भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है, और राज्य को करना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है। मैंने कहा ना, मौलिक अधिकार जन्म के पूर्व प्राप्त हो जाते हैं आपको, इसी अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उसकी सुरक्षा करे, लेकिन उस मां की पसंद नापसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो ये मुद्दा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है। यहां पर बहुत विश्व के अलग अलग देशों की बात करें तो भ्रूण के स्वास्थ्य के आधार पर, या गर्भवती महिलाओं की जो जोखिम, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले ही देखें, या उनकी जो जोखिम उठाने की शक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ये कह देते हैं अगर बच्चे ने जन्म लिया तो माँ की जान जा सकती है, तो घर वाले, परिवार वाले ये सोचते हैं कि ठीक है, माँ को बचा लेते हैं, बच्चा तो फिर आ जाएगा, ठीक है। अगर माँ जीवित रही तो नई पीढ़ी के लिए कभी भी बच्चा आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो माँ को बचा लेते हैं और भ्रूण को गिरा देते हैं, भ्रूण गर्भपात करा लेते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आती है, और अलग अलग देशों में भ्रूण से संबंधित और गर्भवती माता के मामले में अलग अलग नियम और शर्तें बनाई गई हैं। तो ये संबंधित मामलों को हम जब देखते हैं तो इसमें 2 चीज आती है कि 24 हफ्ते से अधिक की अवस्था में गर्भपात की अनुमति नहीं है। कैसे नहीं है कि हमारा जो अधिनियम है वो कहता है कि 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल उन मामलों में मिलेगी जहां एक मेडिकल बोर्ड पर्याप्त भ्रूण असमानताओं का निदान करने की बात करता है। यानी कि हमने जो मेडिकल बोर्ड की बात की है, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लगेगी कि हाँ भैया, परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि अब भ्रूण जो गर्भपात है कराना है उसकी आवश्यकता आ गई है, ठीक है। अब देखो, ये किसको और मिल सकता है, जब बलात्कार वाले केस चल रहे होते हैं और कोर्ट में मामले लंबित होते हैं, और उसी दौरान जो वो महिला होती है, ठीक है, जो महिला होती है उसको लंबे समय का गर्भ धारण कर लेती है वो, और धीरे धीरे करके 12 हफ्ते के बाद 20 हफ्ते, 23 हफ्ते, 24 हफ्ते का समय निकल जाता है, और उसकी स्थिति आ जाती है ऐसी कि 24 सप्ताह से भी अधिक का समय हो जाता है। तो उनके लिए फिर वो जो रिट याचिका होती है वही एकमात्र साधन होती है। तो फिर ऐसे मामलों में क्या स्थिति की जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए तो ये अनुमति दे दी गई है, लेकिन कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए अनुमति नहीं है। गर्भपात जो है वो डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है भाई साहब, ठीक है। और कोविड ने तो हमें बताया कि भारत जैसे देश में डॉक्टरों की क्या स्थिति है। कुछ पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि 98,000 लोगों पर एक डॉक्टर है उनका इलाज करने के लिए। अस्पतालों में 10,000 लोगों पर 5 बिस्तर।
तो अगर इस तरह के मामले आएंगे जो कि और कम होते हैं, कि अधिनियम कह रहा है कि केवल स्त्री रोग या प्रसूति विशेषज्ञ वाले डॉक्टर ही अनुमति प्रदान करेंगे और गर्भपात कराए जाने का प्रावधान करते हैं, यानी कि इनकी देख रेख में ही गर्भपात कराया जाएगा। तो भाई साहब, और वैसे ही हम जब हम चर्चा करते हैं कि स्त्री रोग या जो प्रसूति विशेषज्ञ होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ग्रामीण अंचलों में तो और कम होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तो कमी है ही, साथ में इस प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी भी देखने को मिलती है। और पूरी की पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है। ये एक डाटा कहता है सरकारी कि 75% डॉक्टरों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। तो अब ऐसी स्थिति में महिला के स्वास्थ्य को जब खतरा होगा या जोखिमपूर्ण होगा, तो उनका गर्भपात कराने के लिए कैसे, कहाँ उनको जिला स्तर पे जाना पड़ेगा या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा? तो एक ये भी समस्या है, क्योंकि बिना उनकी देखरेख में या बिना उनकी अनुमति के तो गर्भपात कराया नहीं जा सकता। तो ये बात और ये मुद्दा भी यहाँ पर सोचने और विचारणीय मामला देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की राह बात करें, अगर इस तरह के, ठीक है, आगे की राह की बात करें कि अब क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो देखो भाई, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी या ऐसी तकनीकों का आविष्कार हो गया है जिससे जो गर्भ है उसकी बहुत सारी सूचनाएं या जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा सकती हैं, लेकिन इनका ठोस वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। साथ ही जब गर्भपात करने की अनुमति आए या उसको रखने की बात आए, तो जो महिलाएं हैं उनके मानव अधिकारों की भी बात की जानी चाहिए। यानी कि सरकारों की जब हम बात करें तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव अधिकारों को देखें, ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करें और प्रौद्योगिकी में उन्नति के अनुसार ही गर्भपात के मामलों पर फैसला दें, क्योंकि कोई महिला चाहती है कि वो नहीं रखना चाहती। ठीक है, हालांकि पहले ये था कि केवल विवाहित महिलाओं को भी गर्भपात करने की अनुमति दी जाती थी, अविवाहित महिलाओं के मामले में नहीं था। लेकिन नया अधिनियम आया तो उसने अविवाहित महिलाओं को भी शामिल कर लिया। ठीक है, तो उनके अधिकारों की बात करेंगे, ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत और आधार होने चाहिए। जैसे मैंने अभी वो फिल्म का उदाहरण दिया मिमी में, कि एक डॉक्टर जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित और बहुत अच्छे हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी, उसने कह दिया था कि आपका जो बच्चा है, यानी कि इनका जो भ्रूण है ना, जिसकी कोख में आपका बच्चा पल रहा है, वो अल्प विकसित है या मंद बुद्धि होगा या दिव्यांग निकलेगा। ठीक है, कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। लेकिन जब उसका जन्म हुआ तो देखा गया कि वो बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा, हम यूं कहें कि बहुत बढ़िया बच्चा था। ठीक है, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो देखना इस बात को और जोड़ना इसी तरह को। और जो किराए की कोख वाला जैसा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ऐसी कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होगा, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना, सोचना, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो इन आधारों को ध्यान में देखने के बाद ही गर्भपात के मामलों में फैसला की जाने चाहिए। और सरकारों को ये जरूरी है कि देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के संस्थानों में गर्भपात की सुविधा के लिए या उनसे जुड़ी हुई तकनीकी के बारे में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। संसाधनों की कमी वाला मामला है, उसे दूर करने की बात है और सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए और कुछ मानकीकृत प्रोटोकॉल बनाने चाहिए कि हाँ भाई, अगर कुछ इस प्रकार की बातें आएंगी तो इन्हें देखने वाला यह व्यक्ति जिम्मेदार होगा और इस तरह के से सारी चीजें की जाएंगी और उनकी जानकारी रखी जाएगी। है ना? ठीक है, तो ये बात है। अब अधिनियम तो बन चुका, ठीक है, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और अधिनियम बन गया। अधिनियम बनने से ये चीज तो समझ में आई कि पहले अविवाहित महिलाओं को अनुमति नहीं थी, पहले 20 हफ्ते के बाद अनुमति नहीं थी, 24 हफ्ते के बाद अनुमति नहीं थी किन्हीं भी परिस्थितियों में। लेकिन अब चूंकि अधिनियम ने ये बातों को बताया तो ऐसा लग रहा है कि हाल ही की सरकारें महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी सोच को आगे बढ़ा रही हैं और उनसे जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दों पर भी नीतियां बनाने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 की चर्चा, जो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यम से चर्चा का विषय बना। हालांकि हमने इस पे पहले भी चर्चा की थी एक वीडियो में, हमने जब ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जब हमने इस विषय पे चर्चा कर ली थी, एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आप पुराना वाला वीडियो भी देख सकते हैं इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए जो प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चेतावनी दी गई है उसके बारे में। ठीक है,
ठीक है, ये प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चेतावनी क्यों दी गई? हमने देखा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने, ठीक है, किसे सूचना दी है, किसे अपना पत्र लिखा है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? FSSAI, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को एक पत्र लिखा है और एक चेतावनी दी है कि भाई साहब कि जो स्वास्थ्य और आजीविका जैसे मामले हैं, इन पर जो आपका फूड फोर्टिफिकेशन है ना, ये बहुत गलत है और इसके नकारात्मक प्रभाव देखने मिल सकते हैं और दीर्घकालिक तो इसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो देखे जा सकते हैं। अगर जब इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण पत्र लिख दिया गया है तो जो सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना थी, कि सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम थे फूड फोर्टिफिकेशन, तो उनके खिलाफ हो गया ये, ठीक है, क्योंकि सरकार ने फोर्टिफिकेशन वाला जो चावल था, जो समेकित बाल विकास योजनाओं के माध्यम से या मध्याह्न भोजन में इसको शामिल किया था। अब चूंकि जो FSSAI है उसको इस प्रकार की बातें बोल दी गई हैं वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे कार्यकर्ता समूह ने, कि हो सकता है कि अगर बहुत लंबे समय तक इस प्रकार की चीज़ें लाई जाएंगी तो ये आपके लिए जहरीली हो सकती हैं और इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत नकारात्मक होंगे, ठीक है, किसके? फूड फोर्टिफिकेशन के। तो आखिर ये फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है भाई साहब, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है और लंबे समय तक अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो इसके कैसे नकारात्मक प्रभाव होंगे? तो हम देखते हैं कि WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि भाई साहब फूड फोर्टिफिकेशन से आशय है कि जब हम खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों को, है ना, उसमें हम जोड़ देते हैं या हम उनके पौधों की वृद्धि के समय ही कुछ आवश्यक विटामिन या आवश्यक जो खनिज तत्व होते हैं वो सूक्ष्म तरीके से उन पौधों में जोड़ देते हैं, और जब वो पौधा फसल बन के तैयार होता है तो वो जो चावल होता है या जिस प्रकार के दूध होता है वो थोड़ा सा पौष्टिक हो जाता है। अब इसके पहले एक हम ये अवधारणा भी मानते हैं या यूं कहें एक अफवाह भी फैला दी गई है कि हाल ही की जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। अभी हम दूध पी रहे हैं ना तो उतना पोषक तत्व वाला नहीं है वो, उसमें उतने विटामिन नहीं है, खनिज नहीं है, उसमें मिनरल्स नहीं है। वैसे ही हम कोई फसल खा रहे हैं तो उसमें भी नहीं है। हम जो चावल खा रहे हैं तो भाई साहब उस चावल में उतने पौष्टिक तत्व जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए जब इस तरह की अफवाहें फैल गई तो जो कंपनियां इस प्रकार की काम करती हैं या फूड फोर्टिफिकेशन का काम करने वाले जो संस्थान हैं उनको तरक्की मिलने लगी, क्योंकि वही जब सामान्य चावल की बात करें तो वो 40, 50, 60, 70 रुपए तक, लेकिन अगर वही बायो फोर्टिफाइड चावल लेंगे हम तो 80, 90, 100 रुपए किलो तक भी उसके दाम बढ़ा दिए गए। कहा गया कि ये चावल महंगा है क्योंकि इस चावल में हमने पोषक तत्व जोड़ दिए हैं इससे, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन वही है कि जब जानबूझकर आप अति सूक्ष्म पोषक तत्वों को, है ना, उनको वृद्धि कर देते हैं ताकि पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार किया जा सके और इस प्रकार की समस्या का निवारण किया जा सके, ठीक है। अब यदि हम बायो फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन की बात करें हम, तो जो पारंपरिक फूड फोर्टिफिकेशन है उससे ही एकदम अलग है। ये जब पौधों की वृद्धि होती है, ठीक है, पौधों की जब वृद्धि होती है उसी समय फसलों में इन पोषक तत्वों को स्तर को बढ़ाने के लिए ये प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो कृषि तत्वों की हम बात करें, पौधों के प्रजनन के समय की बात करें तो हम पाते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जब इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए आने वाले दिनों में खतरा हो सकती है, ठीक है। क्यों खतरा हो सकती हैं, है ना, इसके लिए प्रमुख मुद्दों की अगर चर्चा कर लें तो एक तो ये अनिर्णायक साक्ष्य है। अनिर्णायक साक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन की जो नीति है या जिस प्रकार की नीतियां सरकार बनाने वाली है इस पे, तो जो नीतियां भी बनाई गई हैं नो वो अनिर्णायक साक्ष्यों को रखती हैं। अनिर्णायक साक्ष्यों की बात से आशा ये है कि जो रिसर्च की गई इनके ऊपर, जो अनुसंधान किए गए या जो राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई वो कितनी वैज्ञानिक हैं, इस बात में जो देखा गया है वो प्रमाणिकता नहीं देखी गई। इसलिए कहा गया है कि इस फोर्टिफिकेशन का समर्थन करने वाले जितने भी साक्ष्य प्रदान किए गए हैं कि फलानी फसल में, चावल में या दूध में या अन्य तेलों में जो है पोषक तत्वों की कमी है, तो ये अनिर्णायक साक्ष्य है, उनकी प्रमाणिकता अभी देखी नहीं गई है और उन्हीं पर राष्ट्रीय नीतियां बनने लगी। तो राष्ट्रीय नीतियां बनाने के लिए अभी ये बिल्कुल निर्णायक साक्ष्य नहीं मिले हमें, इस बात की चर्चा की गई है,
ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसआई ने जिन अध्ययनों पर निर्भर करते हुए इन सब चीजों को लागू किया है वो पूरी की पूरी खाद्य कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं। ठीक है, अब ये मान के चलो कि अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो वो कह रही कि हमारी जो चिप्स है उस जिस आलू से हमने बना रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की भरमार है और आपके आलू में पोषक तत्व नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा? वो अपना विज्ञापन कर रही है, वो टीवी पे आपको दिन में 50 बार आके बता रही है कि हमारा चिप्स खाओगे ना तो आपको ये खनिज पदार्थ मिलेंगे, ये पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी आपकी। तो अब यहां पर हितधारक कौन है, किसका हित जुड़ा हुआ है? कंपनियों का, खाद्य कंपनियों द्वारा। तो खाद्य कंपनियों के आधार पर ही जो भारतीय खाद्य सुरक्षा या मानक प्राधिकरण है उसने इस प्रकार की नीतियों को बनाने का काम किया है। तो उससे लाभान्वित भी कौन होगा? वही कंपनियां होंगी, उनके हित साधेंगे। तो ये बात यहां पर कर दी गई है कि जो भैया निर्णायक साक्ष्यों की हम बात करते हैं अभी वो उनमें कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही देखें तो हाइपर विटामिनोसिस की समस्या हो सकती है। ठीक है, अब ये जो हाइपर विटामिनोसिस की बात आई, ये क्यों आई? ये पाया गया कि एनीमिया की बात करें, ठीक है, या विटामिन ए की कमी की बात करें, तो जब विटामिन ए की कमी होती है या एनीमिया की कमी होती है तो इसके रोग के, इसके निवारण के लिए, इसके निदान के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को प्रदान किया जाता है। और इस स्थिति में जो है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और लेसेंट की एक रिपोर्ट आई है और उसने कहा कि एनीमिया और विटामिन ए की कमी का सबसे ज़्यादा जो निदान है वो किससे किया जाता है? फोर्टिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस प्रकार का आपको विटामिन की अधिक मात्रा दे दी जाती है जिससे इन दोनों की कमी दूर हो जाए। ठीक है, और इसलिए अनिवार्य फोर्टिफिकेशन से हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है क्योंकि इसके अधिकतम भंडारण से आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। यानी कि जब हाइपर विटामिनोसिस की स्थिति आएगी, ठीक है, तो आपके अंदर अत्यधिक उत्तेजना आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है, और यहां तक कि विषाक्तता को जन्म भी दे सकती है हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, तो जब देखो अधिकांशतः जो सप्लीमेंट्री फूड्स की हम बात करते हैं या अन्य पोषक पदार्थों से युक्त तत्व भोज्य पदार्थों की बात करते हैं तो क्यों दिए जाते हैं? और सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना ये तो महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से या यूं कहें हम मध्याह्न भोजन के माध्यम से इस प्रकार के चावल को भेजा जा रहा है जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो वहाँ क्या स्थिति है? यही है। तो वहाँ भी हम देखेंगे कि अधिक लंबे समय तक अगर प्रयोग किए जाएंगे तो विषाक्तता जन्म हो जाएगी जो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, विषाक्तता की बात कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों के रासायनिक फोर्टिफिकेशन के साथ साथ एक बड़ी समस्या यही है कि पोषक तत्वों के अलगाव में काम नहीं करते। ठीक है, इसका असर ये है कि भाई साहब देखो, रासायनिक फोर्टिफिकेशन के लिए ना दो आवश्यक तत्वों की जरूरत है। आपने आयरन की मात्रा है जो बढ़ा दी है, ऐसे कोई तत्व प्रदान कर दिए जिसमें आयरन है तो व्यक्ति ने वही खा लिया, लेकिन उसकी रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक जो दूसरा तत्व था वो तो मिला ही नहीं उसे। तो उसके कारण क्या होगा कि अल्पपोषित आबादी जो है उसके लिए तो वो चीज नकारात्मक प्रभाव देके चलेगी। और हमारे देश में यही है कि जो अल्पपोषण है वो सब्जियों और पशु प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है। ठीक है, उनकी कमी के कारण, और उसी आधार पे जो अनाज होता है उसके कारण होता है कि उसमें एक पदार्थ उपलब्ध है, एक पदार्थ है ही नहीं। और रासायनिक फोर्टिफिकेशन से क्या कर सकते हो? आप केवल और केवल एक पदार्थ या एक पोषक तत्व जो है वो प्रदान कर सकते हो और ऐसा लंबे समय तक चलेगा तो ये भी विषाक्तता की स्थिति को पैदा कर देता है। ठीक है, वर्ष 2010 के एक अध्ययन में बताया गया था, ठीक है, कि कुपोषित बच्चों में आयरन फोर्टिफिकेशन के कारण आंत में सूजन की स्थिति बनी और रोगजनक आंत माइक्रोवायरोफेटा प्रोफाइल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब आयरन की पूर्ति करने के लिए जो कुपोषित बच्चों में जो आयरन फोर्टिफिकेशन वाले पोषक तत्व दिए गए उसके कारण उनकी यहाँ आंतों में सूजन आने लगी थी। अधिकता की बात हो रही है। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि आयरन की कमी जो है ना पालक खाने से भी दूर हो जाती है, या हम गुड़ और फली को खा ले तो उससे भी दूर हो जाती है, लेकिन वो नहीं, वो प्राकृतिक तरीका है। हम यदि रासायनिक तरीके से जो फूड फोर्टिफिकेशन हो रहा है इससे संबंधित जो तत्व हैं या फसलें हैं या अनाज है या तेल है वो लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसी के संबंधित मुद्दा है कार्टेलाइजेशन का।
ठीक है। कार्टेलाइजेशन के कारण जो भारतीय किसान होंगे या भारतीय किसान के साथ साथ में स्थानीय तेल और चावल मिलों वाले जो लोग होंगे, ठीक है, जो इनसे जुड़े हुए कामों से जुड़े हुए वाले लोग हैं, इनका बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इनका नुकसान क्यों होगा? क्योंकि जितना भी जो फूड फोर्टिफिकेशन वाली बात है वो बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा होती है, मतलब एमएनसी कंपनियों के द्वारा ही इस प्रकार की चीज़ों को किया जा रहा है। तो स्थानीय स्तर पे क्या होगा, जो भारतीय किसान हैं या जो छोटे छोटे उद्योग हैं इन्हीं फसलों के आधार पर चल रहे हैं, उनका क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा। और थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस रिपोर्ट ने कहा कि 3000 करोड़ रुपए तक का जो बाजार है वो इससे प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 3000 करोड़ का जो है वो बाजार जो है वो इससे प्रभावित हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्टेलाइजेशन से क्या होगा कि जितने ही संस्थान हैं अभी जो इस प्रकार के काम में लगे हैं, फोर्टिफिकेशन के काम में लगे हैं, मतलब 5 निगमों या व्यापारिक संघ ने जो वैश्विक गुटबाजी की प्रवृत्तियां है, ठीक है, इससे क्या होगा, अधिकांश लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, वैश्विक गुटबाजी से वस्तुओं की कीमतें जो है ना उसका निर्धारण कर देंगे, ढेर सारा पैसा मार्केटिंग में खर्च करेंगे, आपको दिन में 50 बार जो विज्ञापन दिखाएंगे, और उनकी पॉलिसी मोनोपोली जिसे हम कहते हैं, एकल नीति पे काम करेंगे, दूसरे व्यक्ति को उस प्रकार की कंपनी ना बनाने देंगे, ना ही उस प्रकार के चावल की या किसी अन्य पोषक जो पदार्थ हैं उनकी फोर्टिफिकेशन करने देंगे। तो केवल और केवल फायदा कितना, कुछ गिने चुने लोगों को होगा। हालांकि हम जब देखें कि यूरोपीय संघ की बात करें तो इस प्रकार की व्यवहार वाली कंपनियों पे उन्होंने जुर्माना भी लगाया था, और इसी तरह से पूरे विश्व को एकजुट होकर इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये जो कार्टेलाइजिंग है, ठीक है, वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी हमारे देश के किसानों का। ठीक है, नेचुरल फूड की कीमतों की बात करते हैं हम, प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों पर इसका क्या असर होगा। ठीक है, तो कुपोषण से लड़ने के लिए जो आहार विविधता की हम बात करते हैं, जो स्वस्थ और अधिक लागत प्रभावी तरीका माना जाता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक लागत वाला प्रभावी तरीका माना जाता है। जैसे हमने क्या बात की, एनीमिया के उपचार हेतु आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल बाजार में उपलब्ध हो गया है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे पदार्थ, यानी कि जो लोह युक्त खाद्य पदार्थ थे, उनमें कैसे, किसकी बात करें, बाजरा की बात करें हम, या मैंने अभी पालक का उदाहरण दिया, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, उनकी किस्मों की बात करें, या मांस या अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें, तो इनको झटका लगेगा, लोगों का रुझान इनकी तरफ से कम हो जाएगा। और फायदा किसको होगा, वही जो दिन में 10 बार आके कहेगा कि हमारा चावल खा लो, इसमें आयरन है, जो आयरन है वो आपको एनीमिया से दूर करेगा। तो लोग क्या करेंगे, जिस पारंपरिक या प्राकृतिक भोज्य पदार्थ को वो खा के अपनी कमी को दूर कर सकते थे, उससे उनका जो है वो दूरी होने लगती है, और बाजार की जो भौतिक विलासिता वाली वस्तुएं हैं उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। और इससे धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्राकृतिक फूड की कीमतें हैं उनमें कमी आएगी, उनकी मांग जो है वो कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे उनके जो कीमतें हैं उनका निर्धारण हो जाएगा और वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लगेंगी। तो ये एक इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर हम देखें सरकारी हस्तक्षेप की बात करें कि सरकार क्या कर रही है इसमें, तो FSSAI विनियमन यानी कि एक रेगुलेशन इन्होंने जारी किया इसके लिए। इसके नियमन के लिए या इसके विनियमन के लिए क्या हुआ कि 2016 में, अक्टूबर 2016 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकी प्राधिकरण ने कुछ चीज़ों को सूचीबद्ध किया कि यदि आप जो है फोर्टिफिकेशन कर रहे हो तो इसमें क्या करोगे आप, कि यदि आटा और चावल का कर रहे हो, ठीक है, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के साथ करोगे, इसमें इन चीजों की कमी है, इनके साथ करोगे। दूध तथा खाद्य तेल की बात है तो इसमें क्या होगा, विटामिन A और D के साथ होगा। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम बात करें तो उनके कुपोषण के उच्च बोध को कम करने के लिए डबल फोर्टिफाइड नमक की बात है। अब इसमें किसकी बात होगी, आयरन की और आयोडीन की बात होगी। मतलब एक लिस्ट बना दी गई है कि अगर आप आटा और चावल का फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के साथ करोगे। ठीक है, क्योंकि इनकी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये किसकी है, FSSAI का विनियमन है और वो इस पे नजर बनाती है और उसने ये सूची जारी कर दी है। यदि हम सरकार की पोषण संबंधी नीति की बात करें, ठीक है, पोषण संबंधी रणनीति की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय पोषण रणनीति 2017 थी उसने पूरक आहार
पूरक आहार और जो विविधीकरण था उसके मामले में एनीमिया और विटामिन ए और आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन को अपनाया और उसे एक सूचीबद्ध किया कि हम इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनकी पूर्ति करेंगे, ठीक है, जो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, मिल्क फोर्टिफिकेशन की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड ने वर्ष 2017 में मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, ठीक, किसने? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था 2017 में और इसका विश्व बैंक तथा टाटा ट्रस्ट का सहयोग मिला और इसके आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा चलता रहा और उन्होंने उसमें दूध में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी और फिर विज्ञापन किया, ठीक है, कि हमारा दूध जो है, ठीक है, वो इस क्वालिटी का है, उसमें इतनी गुणवत्ता जोड़ दी गई है, इतने प्रकार के खनिज और इतने प्रकार के विटामिन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट जो था वो टाटा ट्रस्ट और विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया गया। ठीक है, तो भाई साहब समझ में आया कि फूड फोर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम देके जाएगी। ठीक है, और अधिक विटामिन और आयरन की कमी को दूर करने के लिए जब हम बाहर से इस प्रकार के पोषक पदार्थ खाने लगेंगे तो उनकी अधिकता भी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, और एकाधिकरण वाली स्थिति भी आ सकती है कि कुछ कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका एकाधिकरण हो जाएगा इस तरह के व्यापार पर और छोटे मझोले जो किसान हैं उनका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस पे विचार करने की बात है, सरकारों को सोचना चाहिए, जिस प्रकार की अथॉरिटीज़ होती हैं इनको नियमबद्ध करने के लिए या इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए, तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको भी सोचना चाहिए और इसी के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और इस प्रकार की संस्था को अपनी चेतावनी भरा जो पत्र था या उससे संबंधित जो समस्याएं आने वाली थी उनकी सूची सौंप दी है। तो आज हमने 3 विषयों पर चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों विषय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि नहीं कुछ कहीं आपको कोई विषय में शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर और कोई भी प्रश्न आपका पूछ सकते हो। मैं आने वाले अगले वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।